बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ने बिस्मिल्लाह किया। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से दिन ही ऐसा है। सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपको कहेंगे हम दोनों आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। पूरी कौम को एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी धाक बिठाई थी आज के दिन 28 मई 1998। आपको पता है ना, यौम तकबीर। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, आपको ऑफिशियली वेलकम करते हैं। ये इमरान थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ऐसा होता है कभी कभी, बहुत ही जबरदस्त है भाई। पाकिस्तान ने आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत से, रहमत से अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया। 27 बरस हो गए। आज हम सब मिलकर मिली जोश जज्बे से यौम तकबीर मना रहे हैं। लेकिन ये यौम तकबीर 2025 का इससे पहले वाले 26 यौम तकबीर से अलग है। एक जो हमने 1998 में पहला था और एक आज हम है ना, एक जो पोस्ट वॉर हम आज बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि हमने वो ताकत जो अल्लाह ने हमें अता की उसका कभी इस्तेमाल किया, या अल्लाह ना करे कभी उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन इसने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर ज़रूर बनाया। इस काबिल हम ज़रूर हुए कि दुश्मन कम अज़ कम हमारी तरफ आंख उठाते हुए कई बार सोचता है, और शायद यही इसका प्रूफ है कि पाकिस्तान आज भी जिंदा और जावीद खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के। बिल्कुल ऐसा हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर हाथों में आ चुका था 1998 के अंदर। आपको पता है डिटरेंस के लिए हमने बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ये भी कहना बड़ा जरूरी है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है। उसके लिए जज्बा जो है ना वो भी यहीं पर ही पाया जाता है। खैर जी, मुल्क भर में आज आम तातील है, शहर शहर तकरीबात होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उनका एक इंपॉर्टेंट बयान आज के दिन आया। वो कहते हैं कि भारत के खिलाफ फतह से यौम तकबीर की खुशियों में मजीद इजाफा एग्जैक्टली, और वो खुशी हम फील भी कर रहे हैं जो कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसका शुक्र अदा करें। और आज के दिन वो सभी लोग जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, चाहे उनका ताल्लुक इदारों से था, हमारे साइंटिस्ट थे, जिसने जिस भी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा किया, वो आज के दिन हमारा मोहसिन है, इस कौम का मोहसिन है, खिराज तहसीन, खिराज अकीदत का मुस्तहिक है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे, करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाम को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। स्पेशली 1998 में आपको पता है कितना दबाव था पाकिस्तान के ऊपर कि ये एटमी धमाके नहीं करने हैं, लेकिन किसी दबाव को खातिर में नहीं लेकर आए। और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, या उससे पहले जितने भी लोगों ने इसके अंदर हिस्सा डाला और दबाव के बावजूद काम जारी रखा अपने आप को एक एटमी कुव्वत बनाने के लिए। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री जी, अल्हम्दुलिल्लाह ओनली मुस्लिम मुस्लिम कंट्री जिसके पास ये है। और दूसरी बात ये कि जितने सरबराह मुमलिकत आए ना, स्टार्टिंग विद भुट्टो साहब, उसके बाद ज़िया साहब आए, बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आए, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, किसी ने इसको रोका नहीं। और फिर अल्टीमेटली 1998 11 मई को भारत ने किया था। 11 मई को जब किया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तैयार थे, और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, वो चिराग सरहद के पार थे। हमने हर मौके पे कम से कम अपने दुश्मन को ये ज़रूर जवाब दिया है कि हम तुमसे बढ़कर सलाहियतों के मालिक हैं। और हम इस पे बात नहीं करते कि किसके पास कितने अच्छे इस वक्त हथियार है, चाहे वो कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल, लेकिन जब मुकाबला होता है जैसे कि अभी 10 मई को हुआ, तो फिर समझ आ जाती है कि हु स्टैंड्स वेयर और हम कहाँ पर खड़े हैं। खैर, सबको मुबारकबाद वज़ीर आज़म ने भी दी, सदर ने भी दी, हम भी देते हैं। अल्लाह हमें ये खुशियाँ ऐसे ही नसीब करें और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे। इस वक्त जिस शख्सियत से हमने इस मौके पे बात करनी है आयशा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, डॉक्टर ए क्यू खान तो हम में रहे नहीं, हम कैसे उनका नाम भूल सकते हैं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका। लेकिन एक और ऐसी शख्सियत है जिनका इसके अंदर और अमली तौर पर रोल रहा, और वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और ख़ास तौर पर एटमी धमाकों के हवाले से उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी है जी, हमारे हीरो है न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर समर मारिकमन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद है। उनका हम थैंक यू भी करते हैं हमें चूज करने के लिए, हमारी स्क्रीन पर हमारे शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज के दिन की आपको बहुत मुबारकबाद। आज के दिन क्या इमोशंस क्या होते हैं, जज्बात क्या होते हैं? 1998 का दिन आपके लिए ज़ाती तौर पे भी और कौमी सतह पर भी मैं ये जानना चाहूँगी क्या मायने रखता है? ये जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ है तब से लेके और 1998 तक जब हमने एटॉमिक टेस्ट किए हैं, ये एक ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, इंडिया का और पाकिस्तान के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर बहुत अनबैलेंस था। उनकी तरफ फ़ौजी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, क़ुव्वत और रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, आर्मी भी बड़ी थी, सब कुछ ज़्यादा था हमारे से। और इस तरह कन्वेंशनल साइड पे अगर देखा जाए, आम जैसे लोग जंगें लड़ते हैं, तो हमारा बैलेंस बहुत ख़राब था। जो प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ भुट्टो साहब के ज़माने में 1973 में, तो उस वक्त यही चीज़ को सामने रख कर प्लान किया गया था कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन जाए तो उसमें फिर ये होता है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स इतने हों कि दुश्मन
के जो मेन टारगेट्स हैं वो आपके वेपन्स के उसमें टारगेट पे हों, तो फिर आपकी बैलेंस ऑफ पावर जो है दोनों तरफ रिस्टोर हो जाती है। तो इस क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं काउंट करते, अगर एक तरफ 10,000 वेपन है, एक तरफ 1,000 वेपन है, तभी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कितने हैं कितने नहीं वो बात नहीं, ये इशू नहीं है, लेकिन ये इससे बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर करना मकसूद था और इसलिए ये 1973 में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ज़ाहिर है जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट करना था, उन्हीं के शोल्डर्स पे इसका वज़न पड़ा। और ये इस प्रोग्राम में बहुत सारे अहम स्टेप्स होते हैं, इक़दाम होते हैं इससे पहले कि आप कोई एटम बम बना सकें। तो वो सारे काम जो थे वो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके, बहुत उस वक्त मुश्किल लगता था जब काम स्टार्ट हुआ है कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कुछ ट्रेनिंग ऐसी हुई भी थी जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टार्ट हुआ 1955 में, तो तब से लेके तो वो 73 तक तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास ऐसा था जिसमें ये काबिलियत थी। डॉक्टर साहब वक्त के साथ हमने ये देखा भी है कि पाकिस्तान ने कितना रिस्पॉन्सिबली अपने आप को कंडक्ट किया है इस खत्ते के अंदर इस बैलेंस ऑफ पावर को लेकर, और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया इस बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। एक तो आजकल के दौर में जो वेपन सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट आवर कैपेसिटी कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है सर्टन कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज़, हमें बताइए पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी, क्या सलाहियत है, अगर हम इसको डिस्कस कर पाएँ। इसके दो पहलू होते हैं, एक तो ये है कि आपके पास वो वेपन्स हों जो कि मौसर हों, और अगर कोई जंग खुदा न खास्ता कभी आ जाए आपके सर पे तो ये दुश्मन को इतनी चोट लगा सकें जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि वेपन्स के साथ साथ आपके डिलीवरी सिस्टम्स हों जो वेपन्स को वहाँ पहुँचा सकें टारगेट के ऊपर बड़ी एक्यूरेसी से। ये दो पहलू होते हैं इसके। तो जो वेपन्स हैं जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो पाकिस्तान के माशाल्लाह, एक तो पहली बात यह है कि उसमें वेपन्स के प्रोडक्शन रेट भी आपके पास काफ़ी हो। ये नहीं कि आप साल के 1-2 बना सकते हैं, आपके पास प्रोडक्शन रेट भी ऐसे हों जो तमाम न्यूक्लियर पावर्स जो दुनिया की बड़ी बड़ी हैं जो उनके प्रोडक्शन रेट्स हैं उस हिसाब से आपके पास भी वेपन्स की क्वान्टिटी बन सके और वो बनती जाए। खैर, तो उसमें वेपन्स जो हैं वो हमारे, देखें आपने एक बड़ी हद क्या करना होता है, कोई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना होता है, कोई मिसाइल फैसिलिटी को अटैक करना होता है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने ज़ाहिर है लोगों को, पब्लिक को तो नहीं मारना होता इससे, तो उसके लिए जो वेपन्स की ताकत दरकार है वो हमारे वेपन्स हमारे पास हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका वॉर सिनेरियो इस तरह का हो जिस तरह के 2008 में इंडिया ने कहा था हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन करेंगे और इस तरह कन्वेंशनल आर्मी इतनी हैवी अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर आर्मड फोर्सेस आर्मड डिवीजन से कि पाकिस्तान के अंदर को खुदा न खास्ता टेरिटरी को कैप्चर करके यहाँ बैठ जाएंगे और पाकिस्तान को हम पनिश करेंगे, ये उनका इरादा था 2008 में कि कन्वेंशनली हम ऐसे करें। तो उसका इलाज यही है कि उसके लिए आप टैक्टिकल वेपन्स बनाते हैं। ज़ाहिर है आप अगर उन्होंने 50-60 डिवीजन आर्मड बनाई है तो अब आप उतने डिवीजन तो बनाने नहीं बैठ जाएंगे। उसका हल ये है कि आप टैक्टिकल वेपन्स बनाएं जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं लेकिन बहुत कम यील्ड के होते हैं, लेकिन एक कन्वेंशनल आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन होते हैं। उसके लिए आपके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के आगे वो लगाते हैं क्योंकि बैटल हो रही है ना, तो जंग में आपके आर्मी ऑलमोस्ट फेस टू फेस हैं, तो वो 60-70-80 किलोमीटर की रेंज काफ़ी होती है। तो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं ये 1 किलो टन से कम पावर के होते हैं। 1 किलो टन TNT जो है आम एक्सप्लोसिव होता है, 1 किलो टन का मतलब 1000 टन, तो 1000 टन एक्सप्लोसिव की पावर के वो वेपन्स होते हैं और छोटी शॉर्ट डिस्टेंस की मिसाइल्स पे लगते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो कि अगर से 10-15 आर्मड डिवीजन टैंक्स आपके ऊपर चढ़ दौड़ रहे हों तो आप इधर से क्या करेंगे? आप इस तरह के मल्टी बैरल लॉन्चर लेंगे जैसे आपने अभी किया, आपने फतेह 1 में देखा, फतेह 2 में देखा, तो मल्टी बैरल लॉन्चर से वो लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है। और वो आप आर्मर डिवीजन्स के ऊपर वो बड़ी रैपिड फायरिंग होती है, आप वो लॉन्च कर दें अटैक और वो 10-15-20 मिनट में आर्मर डिवीजन्स का सफाया हो जाता है। तो ये उसका इलाज टैक्टिकल वेपन्स होते हैं जो कि हमने बनाए। क्या कहना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, आप जिस तरह हमें बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें जान के भी, एंड ऑफ कोर्स ये उतनी मालूमात है जितनी दी जा सकती हैं। हालिया जो पाक भारत कशीदगी थी ये इस पर बड़ी डिस्कशन रही, बड़ी हमने बात की। एक तो ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस है इसको एक खामोश मुहाफिज के तौर पर हमने देखा, इस पर आप क्या कहेंगे इसके किरदार को? एंड विद दैट एक बात बड़ी डिस्कस हुई कि अगर इफ
सम अदर यू नो आपका एनिमी आपको न्यूक्लियर अटैक करता है आपके ऊपर, तो रिस्पांस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग ये समझते हैं कि अगर हम पे अटैक किया जाता है या किसी मुल्क कोई मुल्क अटैक करता है दूसरे पे, तो जितनी देर में आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी देर में तो आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आई मीन जिस तरह की थ्योरी हमें पता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और ये कहाँ स्टैंड करता है, और पाकिस्तान के हवाले से भी अगर आप कुछ हमें इस हवाले से मालूमात दे पाए। जब टेंशन बढ़ती है ना कभी दो ममालिक के दरमियान, पीस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं होता ऐसे, लेकिन जब टेंशन बढ़नी शुरू होती हैं तो आगाज़ में ही आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को आर्म कर देते हैं, ठीक है, और मिसाइल्स में लगा लेते हैं उनको और आर्म कर देते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ बटन दबाने की देर हो। तो ये तो हमारा रिस्पांस टाइम, तो वो फिर अगर ऐसी बात होगी तो फिर तो रिस्पांस टाइम तो मिनट से भी कम हो सकता है, ठीक है। और जब वो कोई अगर आगे से कोई ऐसे सिनेरियो आपको नज़र आए, तो आजकल रेडार्स इतने अच्छे हैं हमारे पास, वेवएक्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अपने हमारे अपने हैं, कि अगर कहीं से उधर से कोई मिसाइल लॉन्च भी हो तो लॉन्च होते ही हमें फ़ौरन नज़र आ जाती है होराइजन के ऊपर, और अगर आपकी तरफ आ रही हो तो वो भी आपको पता लग जाता है। इसलिए वो आपके पास रिस्पांस टाइम बहुत कम चाहिए, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, जो कि ये होती है कि आपके सबमरीन्स के बीच में मिसाइल्स लगी हुई हैं और उनमें न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं, और वो हर वक्त समुद्र में ऑल अराउंड इंडियन ओशन में वो फिर रही हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आपको लैंड अटैक हो गया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो वहाँ से अटैक कर देंगे आप समुद्र से, और उधर से उसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं हर जगह से पाकिस्तान जो है ना अपना दिफा करने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, साइंस का शोबा हो, टेक्नोलॉजी का शोबा हो, नेशनल सिक्योरिटी का शोबा हो, आपकी खिदमत जो है वो दिहाइयों पर मुहित है। मैं चाहूँगी कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में हो जो आज के दिन आप शेयर कर सकें पूरी कौम के साथ। 11 मई को मैं अपने हेडक्वार्टर में था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मैं अपना काम कर रहा था, तो मुझे ख़बर एकदम आई कि इंडिया ने एक्सप्लोजन किया है। उससे पहले हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया, गवर्नमेंट से कहा कि हमें एटॉमिक एक्सप्लोजन करने का मौका दिया जाए ताकि हम कम से कम रियल टेस्ट तो ट्राई कर सकें। हमारे पास सब कुछ है, हमें टनल्स भी हैं, बॉम्ब्स भी हैं, तो टेस्ट करना चाहिए। एक्चुअल रियल टेस्ट भी जो है हॉट टेस्ट कहते हैं वो भी करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब मौका आएगा आपको बता देंगे। यहाँ पे हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को ढूंढा, तो वो अमेरिका में गए हुए थे, वो बीमार थे, वहाँ कहीं हॉस्पिटलाइज थे। तो फिर आगे नेक्स्ट मेरा नहीं था, मेरी जिम्मेदारी थी, तो मुझे फिर उन्होंने बुला के और कहा कि आपकी तैयारी कैसी है, मैंने को बताया। तो तैयारी का उन्होंने पूछा, उसके बाद फिर कहने लगे अच्छा डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें आप आएँ 14 तारीख की बात, तो आके तो वो अटेंड करें। तो उस मीटिंग में फिर मैं गया, उसमें डॉक्टर एक्यू खान भी बैठे हुए थे और तीनों सर्विस चीफ्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, बहुत लोग थे, तो सारे बैठे हुए थे। उस मीटिंग में फिर वो डिसाइड हुआ कि हमें ये टेस्ट करने हैं। तो वो डेलीगेशन हमारी गई, चाइना गए, हम टर्की गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वो सबको बता के उन्होंने 4-5 दिन के बाद फिर 19 तारीख को वो वापस आए, 14 से 19 5 दिन के बाद। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि बस अब आप चलें। तो फिर 20 को हमने मूवमेंट की, सामान शिफ्ट किया और बहुत सारे जहाज़ गए, एयरफोर्स के सामान लेकर भी गए हमारे। तो फिर मेरी टीम कई सारी 2 टीम में मैंने डिवाइड की थी, कुछ टेस्ट करने थे चागी में और कुछ करने थे खारान में। खारान में भी हमारी टेस्ट साइट है, ठीक है। तो चागी में हमने फिर सारा कुछ, वो खैर शुक्र है अल्लाह का, 96 की तैयारी जो हैवी काम था वो हमने किया हुआ था। तो फिर उस दिन हमने वहाँ पे बॉम्ब्स असेंबल करके और उसको अंदर रख के और सारा कुछ टेस्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, और तैयारी कर ली। तो 28 को फिर सुबह यानी 96 में ही हमारी तैयारी जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब इंडिया ने किया तो उसके बाद हमें बताना ज़रूरी था, हमें जवाब देना था। अच्छा, ये जो रिसेंट डॉक्टर साहब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, जो कि बड़ी हद तक आगे भी बढ़ गया था लेकिन कंट्रोल में आ गया उसके बाद पाकिस्तान के जवाब की वजह से, रिटेलिएशन की वजह से, जो इंडियन मीडिया है वो बड़ा प्रोपेगेट करता रहा कि पाकिस्तान की कोई जौहरी साइट है, वहाँ पर कुछ लीकेजेस हुई हैं, सरगोदा में अटैक हो गया है वहाँ पर। इस मिथ को ज़रा बर्स्ट कीजिएगा। वैसे तो ये झूठा साबित हो भी चुका है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि हमारा जो ये मल्टी लेयर सिस्टम है, हमारा जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, ये कितना ज़्यादा मजबूत है। जितनी भी पाकिस्तान की साइट्स हैं, जहाँ भी वो मेरे ज़माने में बनी थी, वो तो उनका तो मुझे पता है।
और जो आप जगह लोकेशन बता रहे हैं उसका भी मुझे पता है। वो ऐसी वहाँ पे कोई हमारी वहाँ कोई ऐसे चीज़ स्टॉक नहीं पड़े हुए वहाँ पे कि उनको अटैक करके कोई डिस्ट्रॉय कर दे, कोई ऐसी वहाँ चीज़ नहीं है ख़ास, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है करनी। और आप समझते हैं खुद के जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो फिसाइल मटेरियल होता है, जो एटम बम के अंदर लगता है, वो ऐसे बिखरा नहीं पड़ा होता, वो बहुत सिक्योर जगहों पे होता है और वो उसको वहाँ पे सेफ रखा जाता है, जिसके ऊपर एयर अटैक वगैरह का भी असर नहीं हो सकता। तो ये ऐसी जगह नहीं होती कि वो आसानी से आप कहीं पड़ा हुआ है तो उसको अटैक कोई कर ले या कोई उठा के ले जाए, ऐसी बात नहीं होती। वो बिल्कुल झूठ थी खबर है। जिस तरह बाकी उन्होंने बहुत सारी अनगिनत झूठ बोले हैं, वो भी एक झूठ बीच में झूठ। आप तो डॉक्टर साहब साइंटिस्ट हैं ना, तो आप तो ये बात ओबियसली दलील की बुनियाद पे करेंगे और फिर उसकी बेस पे आप बताएंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय मीडिया को कोई दलील चाहिए नहीं होती है, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कह देते हैं, उनको शायद यही लगता है कि लाहौर में वो नहीं थी, बंदरगाह नहीं थी, और उनको इस हवाले से भी यही लगता है कि जो जोहरी मटेरियल है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि वो कहीं बिखरा पड़ा होगा, ऊपर से आपने अटैक किया। सो देयर इज अ सिस्टम, वी हैव अ कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि दुनिया की बेहतरीन है और दुनिया के तमाम स्टैंडर्ड्स पे उसको टेस्ट किया जा चुका है। दूसरी जानिब भारत की भी कमांड एंड कंट्रोल टाइप अथॉरिटी है, उसके हवाले से आपको बताएं कि उसका पोल अभी खुला है। आपको रिसेंटली याद, एक ब्रह्मोस उनका बकौल उनके बेकाबू हो गया मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में शोरकुट के पास आके गिरा, फिर उनको माजरत भी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जानबूझ के नहीं किया, आपको याद ही होगा। और इस तरह का सिलसिला है। डॉक्टर साहब, ये जो दोनों ममालिक का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन आप हमारे सामने रख पाएं, जो कि इंडिया के हालात तो बड़े ख़राब हैं, दुनिया को पता है इस बात का। इस पे मैं ये कहूँगा कि देखें, वो जब उनका मिसाइल फायर हुआ था वो अनप्लान था और वो उन्होंने कम से कम यही कहा है, लेकिन एम किया तो उन्होंने शोरकोट की तरफ, जबकि शोरकोट में हमारा एयर बेस है। हिट तो नहीं हुआ, कहीं उसके बाहर दूर कहीं नज़दीक गिरा, लेकिन वो कहने लगे जी वो मिस फायर हो गया और गलती हो गई, फलाना हो गया। वो तो खैर रिफ्लेक्शन है उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे, कि इंतहाई नाकस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उनके आपको बहुत सारी खबरें निकलती रहती हैं, उनका मिसाइल मटेरियल बड़ा चोरी होता रहता है। उनका मटेरियल ज़्यादातर थोरियम है, एनरिच्ड यूरेनियम तो नहीं है, थोरियम बेस्ड है उनका प्रोग्राम में। वो बहुत दफ़ा चोरी हुआ है, बहुत दफ़ा कई किलोग्राम में भी चोरी हुआ है, कम क्वांटिटीज़ में चोरी हुआ है। और वहाँ पर ये एक रेगुलर फिनोमेना और पिछले 20 साल से ये काम हो रहा है। तो इसलिए उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ये बहुत बुरी रिफ्लेक्शन है। दुनिया को पता है इसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी इसका पता है। पाकिस्तान का यह है कि इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने बड़े केयरफुली तख्लीक किया था और उसको फिर बाद रिफ़ाइन किया बाद में बहुत ज़्यादा, मेरे रिटायरमेंट के बाद हमारे साइंटिस्ट ने। और इतना अच्छा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि उसकी देखें आप टेस्ट एंड ट्रायल कितना हुआ कि जब यहाँ पे 9/11 के बाद वो टेररिज्म इतना पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए, टेररिस्ट के अटैक हुए, इतना तंग हमें किया टेररिस्ट ने। या इस्लामाबाद में वो पता है धमाके शमाके होते रहे। हाँ, कभी हमारे किसी मिसाइल कोई या कोई न्यूक्लियर वेपन या कोई मिसाइल फिसाइल मटेरियल जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है या प्लूटोनियम होता है, कभी कोई चीज़ हमारी मिसप्लेस नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, सब अकाउंटेड फॉर रहे हैं। किसी को कोई कभी मौका नहीं मिला, कोई ज़रूरत नहीं हुई कि वो किसी चीज़ को हमारे को कोई नुकसान पहुंचा सके। और इसको देखते हुए, और ये 10-12 साल का पीरियड है जिसमें पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अंडर ट्रायल रहा। तो 2012-13 में फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा है, तो हम ये करते हैं कि जो वर्ल्ड की एटॉमिक पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, सब चाइना, सब, तो इनको कहते हैं कि पाकिस्तान में हम सेमिनार करते हैं और वर्कशॉप करते हैं कि इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को वो देखें और यहाँ पे लेक्चर्स उनसे सुने पाकिस्तानियों से, और जाके अपने कमांड सिस्टम्स की जो खामियाँ हैं वो दूर करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि वी वर टेस्टेड, हमारा टेस्टेड सिस्टम था अंडर द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड। अमेरिका में भी ये एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, उनके बॉम्ब भी जहाज से गिर चुके हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब अटलांटिक ओशन में, वो चेरनोबिल में भी वो एक्सीडेंट हो चुका है, जापान में भी हो, तो ये सारे जगह पे इस तरह के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल चोरी नहीं हो रहा है। रिमेंबर एक ये भी खबर आई थी कि इंडिया की ब्लैक मार्केट के अंदर यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर मटेरियल है वो बिक रहा था, ये भी हमें याद है। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा कवर करता रहा, उसी से बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन द एंड पाकिस्तान की थोड़ी सी जरा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी मैं चाहूँगी कि आप कॉमेंट कर दे, कितनी एक्यूरेट है हमारे मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारे, क्योंकि सारा ऑलवेज इट इज़ प्लान कि पाकिस्तान की डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए हमने कभी ऑफेंसिव सिस्टम नहीं बनाए, वरना हम 10,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी बना सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने उतनी रेंज की मिसाइल्स बनाई हैं जो कि हमारी डिफेंस को दरकार थी।
तो 60 किलोमीटर की बैटल फील्ड रेंज जो है हमारी नसर की, जो कि आपको मैंने बताया टैक्टिकल वेपन्स के लिए, वो उस मिसाइल से लेकर रेंज से लेके 3000 किलोमीटर 2750 किलोमीटर तक टेस्टेड है, वो हमारी शाहीन 3 है। और उसके अलावा क्रूज़ मिसाइल्स हमारी 800-900 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की हैं। ये सारी मिसाइल्स हमारी टेस्टेड हैं। और बड़ी बात यह है, टेस्टेड की बात छोड़ें आप, एक्यूरेसी इनकी है। आपने भाई टीवी में देखा होगा, कई दफ़ा टेस्ट हुए हैं कि हम फ्लैग लगाते हैं जहाँ टारगेट होता है, अनाउंस करते हैं वर्ल्ड एयरलाइंस को कि जहाज़ वाला बंद करें। अगर समुद्र में टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग बॉय रखते हैं इंडियन ओशन में, कराची से कुछ 2000 किलोमीटर दूर समुद्र में, और वहाँ पे बॉय के ऊपर फ्लैग लगाते हैं और इधर से सी शिप्स को सबको कहते हैं ज़रा रुक जाएं। जब हम टेस्ट करते हैं उसका टाइम बताते हैं और एयरलाइंस को स्टॉप करते हैं। जब मिसाइल्स फायर होती हैं पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को देख रहे होते हैं और हम भी देख रहे होते हैं और आपको दिखाते हैं हम टीवी पे। हमेशा जाके हमारी मिसाइल्स 0.0001 की एक्यूरेसी से जाके लगते हैं टारगेट के ऊपर। तो ये हमारी एक्यूरेसी जो है ना, वो हालांकि न्यूक्लियर वेपन लगाओ तो इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही 2-4 किलोमीटर इधर उधर करे वो फिर भी तबाही कर देती है। इतनी एक्यूरेसी इसलिए नहीं कि अगर कन्वेंशनल जस्ट वॉरहेड लगाएं, जैसा फतेह 1 में लगाएं, फतेह 2 में लगाएं, अभी तो ये हमारे मिसाइल्स प्रोग्राम के बच्चे हैं, सबसे छोटी मिसाइल्स हैं। अल्लाह ना करे कभी आपको लॉन्ग रेंज पड़े, वरना लॉन्ग रेंज की भी वही एक्यूरेसी है जिस तरह ये टारगेट पर लगती रही है ना। आप देखें 25 के 30 मिसाइल फायर हुई हैं फतेह 1 या फतेह 2, तो 26 उनके एयरफील्ड्स बर्बाद हुए हैं, एयर हेडक्वार्टर्स हुए हैं, आर्टिलरी हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, ब्रह्मोस के स्टोरेज डंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, और वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनके कॉकबर्ट कश्मीर में टेररिस्ट के वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो 30 टारगेट्स। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के दिन आप भी और आपके साथ जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इस हवाले से रोल प्ले किया, हमारा बहुत सलाम है आपको, खिराज तहसीन है। आपने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। और इंडियंस की एक्यूरेसी का तो क्या कहिए, 1965 में व्हेन दे अटैक सरगोदा एयरबेस, तो आपको पता है वो साथ एक वेयर हाउस था, उसको बम मार के चले गए कि हमने एयरबेस मारा। आपको याद है ना? हाँ मुझे याद है, हमें याद है, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, गोदी मीडिया याद रहेगा, अब याद रहेगा। लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमने आपके साथ कुछ बिटकॉइन को डिस्कस करना है, देन वील हैव अ चैंपियन विद अस एज वेल, लेकिन उसके लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। सुबह से आगे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ये सेगमेंट हम करने जा रहे हैं, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। और हुकूमत ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला किया है, और वो फैसला क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, बिटकॉइन माइनिंग का फैसला है वो, क्योंकि इससे पहले बहुत पहले बात होती रही है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिटकॉइंस खरीद के बैठे हैं। रिमेंबर हमने इस पे सेगमेंट किए भी हैं, बिल्कुल किए हैं, और बार-बार आप इसलिए करें चूंकि अब इसको एक कहना चाहिए कि नेशनल कौमी सरपरस्ती हासिल होने जा रही है। सो पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है और खपत है, इसके दरमियान एक अदम तवाज़ुन है, हमें मालूम है, और ये एक बड़ा मसला रहा है बहुत अरसे तक। कई मौके पर मुल्क में जो इजाफी बिजली है वो पैदा हो जाती है, जिसे इस्तेमाल न करने की सूरत में उसकी कैपेसिटी चार्जेस हमें देना पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। और कई दफ़ा फिर ये हुआ कि इतना बड़ा डेफिसिट आया कि लोड शेडिंग की मद में हमारी पूरी इंडस्ट्री, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारी डोमेस्टिक यूजर्स और हमारी इंडस्ट्री सभी ने इससे सफ़र भी किया। अब देखना ये है कि क्या इतने वसाइल और उस कीमत में वो वसाइल मौजूद हैं कि हम इसकी बिटकॉइन की माइनिंग कर सकें। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस भी नजर आ रही है इस सिलसिले में। आपको पता है बिलाल बिन साकिब जो है उनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मामले में। अब ब्लॉकचेन, ये जो बिटकॉइन माइनिंग है, क्या इसके लिए वाकई में हमारे पास इतनी भारी मिकदार में बिजली मौजूद है या नहीं है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो IPPs होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर देती हैं और वो ज़ाया हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हम उसको बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन बिजली की ज्यादा खपत की वजह से इमरान बहुत सारे ममालिक में इसको बैन भी कर दिया गया है, बिटकॉइन माइनिंग। अच्छा, पाकिस्तान अब जा रहा है इस तरह। हम अगर आशा एक्स्ट्रा बिजली से इसकी माइनिंग करेंगे, हमने देखना ये कि क्या जितना हमें जितने का ये पड़ेगा बिटकॉइन माइन होने के बाद जी बिजली की लागत की सूरत में, क्या हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की बात करें, क्या वो बैलेंस हो पाएगा या नहीं? हम इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद हारून साहब, क्रिप्टो करेंसी को और एज यू कॉइन वगैरह को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हारून भाई से ज़रा थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। हमें ये बताइए कि जो पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग है, इसके लिए जो बिजली को मुख्तस करने का फैसला है कि एक सर्टन जो अमाउंट बिजली की है उसको इसके लिए मुख्तस कर दिया जाए, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ये डुएबल लग रहा है आपको? पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग की तरफ रुझान एक बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त भी है। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना पाकिस्तान को,
एक तो ये कि वो बिजली की जो सप्लाई देगा 2000 मेगावाट, जिसमें वो बिटकॉइन माइनिंग को और इसके अलावा डेटा सेंटर, आईटी सेंटर को जाएगी, तो उसमें सबसे पहली जो बात रखी जाएगी कि जब वो किसी बिटकॉइन माइनिंग फर्म को वो सप्लाई प्रोवाइड करेगी तो उसके बदले उसको कुछ हासिल होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब उससे वो कोई चीज़ चार्ज करे, यानी कि वो किसी पैसे की सूरत में ना करे, बल्कि वो बिटकॉइन की सूरत में करे, क्योंकि जो माइनिंग फर्म होंगी वो बिजली इस्तेमाल करके बिटकॉइन का रिवॉर्ड हासिल करेंगी। वो पूरे दिन में या पूरे महीने या पूरे साल में जितना भी रिवॉर्ड हासिल करें, उसकी खास परसेंटेज जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ है वो बिजली की सूरत में वो चाहिए कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बिटकॉइन की पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और ऐसे डेटा सेंटर्स जो हैं उनकी तवानाई ज़रूरियात आम तौर पर कितनी होती हैं, अगर इस बारे में आप बता सकें। किसी भी डेटा सेंटर के लिए अगर आप उसको बिजली सप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने सर्वर्स की इंस्टॉलेशन की गई है। अगर आप 2000 सर्वर्स की बात करें तो तकरीबन कोई 10 से 12 मेगावाट की बिजली कंज्यूम होती है। लेकिन अगर आप बात करें 10,000 ऑफ सर्वर्स की, तो वहाँ पे जो है तकरीबन कोई 100 से 150 मेगावाट की बिजली जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, इन डेटा सेंटर में जो आजकल सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हो रही है वो AI डेटा सेंटर की करता है, तकरीबन कोई 25 से 30% की। तो अब देखना ही है कि जो हमारे 2000 मेगावाट जो पाकिस्तान सप्लाई देगी उन पार्टीज़ को, तो उसमें से तकरीबन आप समझ लें कि 15 से 20% जो है वो डेटा सेंटर को जाएगी। अच्छा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरे ख्याल में एनहेंस्ड और इम्प्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। आई वाज रीडिंग भूटान के हवाले से, आई बिलीव वो माइनिंग कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ US$ का उन्होंने आज से 5 से 6 साल पहले माइनिंग शुरू की और वो बिटकॉइन ओन करते हैं। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हारून साहब ओवरऑल, क्या ये सपोर्टिव है कि हम इसको माइन कर सके? क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रांसमिशन लाइंस का बड़ा मसला रहा है, उनकी रिपेयरिंग का बड़ा मसला रहा है, और फिर जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो जिन रिसोर्सेज से पैदा कर रहे हैं वो भी उस तरह से क्या रिलायबल है, चूँकि पानी की भी मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल है वो सपोर्टिव है इस सारी सूरत हाल के अंदर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ वो बात कर रहे हैं 2000 मेगावाट की, तो इसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये सपोर्ट कर सकती है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बस वो इस बात की यकीन दहानी करे कि जो ये 2000 मेगावाट की सप्लाई है ये पूरे साल तवातुर के साथ उन पार्टीज को मिल जानी चाहिए जो यहाँ पे डेटा सेंटर कायम करेंगे। लेकिन हारून साहब, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मुल्क में इस वक्त तो कानूनी हैसियत हासिल नहीं है क्रिप्टो करेंसी को, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये इकदाम कितना मुअस्सर होगा, या फिर आपको लगता है कि ये पहला स्टेप है और आगे जाकर गवर्नमेंट जो है वो कानूनी हैसियत दे देगी फाइनली क्रिप्टो करेंसी को? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये इकदाम कर लेना चाहिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करे, उसको अपने लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आए, ताकि ये जो आने वाले नए काम हैं जिनमें बिटकॉइन की माइनिंग सर फहरिस्त है, ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल सबसे पहला कदम इसको ये उठाना चाहिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करे, अपने लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आए। और नौजवान बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े कम वक्त के अंदर इनको पैसा बनाने का भी शौक है, इसलिए हमारी यूथ उनमें से एक है। तो नौजवानों की दिलचस्पी के हवाले से आपको क्या लगता है कि उनको क्या फ़ायदा होगा, और ओवरऑल हमारी जो टेक इंडस्ट्री है उसको कितना बूस्ट मिल सकता है अगर ये सारा स्ट्रीमलाइन होता है और एक स्मूथ तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है? तो देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो नौजवान तबके को होगा, टेक इंडस्ट्रीज़ को होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपना आके यहाँ पे ऑपरेशन सेटअप करेंगे। ब्लॉकचेन जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, वो यहाँ पर जो है आप समझ लें कि रोज़गार मिलेगा यहाँ पे नौजवान को, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और आपको तो पता है कि दुनिया भर में इस वक्त ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उनको महीने की तनख्वाह 10 से 12 हज़ार $दी जाती है। तो मेरे ख्याल से इस इक़दाम से पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई से फायदा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा जो नौजवान तबका है, इसके अलावा जो यहाँ पे कंपनीज खुलेगी उनको भी सबसे हारून साहब, एक और भी तो मसला है, मुल्क में लोड शेडिंग भी तो बहुत होती है। तो लोड शेडिंग के दौरान आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा कि बिटकॉइन को माइन भी किया जाए? इजाफी बिजली है तो समझ आता है, लेकिन अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर आधे कॉइन में बिजली न चली जाए आधा कॉइन माइन हो जाए। जी हारून साहब, देखिए, लोड शेडिंग का मसला तो शुरू से ही है, बल्कि मैं तो ये देखूंगा कि वो 2000 मेगावाट की जो गवर्नमेंट बात कर रही है उसमें कहीं लोड शेडिंग ना हो, ताकि उनको उन कंपनीज को मुतवातिर बिजली भी मिलती रहे, उनके काम में कोई तातुल और ऐसा ना हो कि वो अपने काम में उनको नजर आए कि जी बिजली की सप्लाई पूरी नहीं आ रही। अगर आपकी बिजली की सप्लाई पूरी नहीं आती तो स्पेशली ये जो बिटकॉइन माइनिंग है ये मुतासिर होती है। जब वो मुतासिर होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर फिर आपको जो रिवॉर्ड है उस हिसाब से कम मिलेगा। तो इस बात की यकीन दहानी करनी चाहिए कि लोड शेडिंग जो है वो
इस 2000 मेगावाट की सप्लाई में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अरुण साहब आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे काम हम आसपास देख के या दुनिया को देख के इनिशिएटिव हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देखना होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सपोर्टिव है, या बहुत सारे कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हमें लेने होंगे। बतौर स्टेट बात कर रहा हूँ, तो अब इस जानिब जाने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो यूसी की गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि सिलसिला एक स्ट्रीमलाइन और होता हुआ नजर आए हमें? देखिए, जब से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हुआ है और आपने देखा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसके चेयरमैन भी हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान को ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई है कि यहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डेटा सेंटर, आईटी सेंटर और एआई रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे कामयाबी से फ़रोग दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का फुकदान जो है काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फिनटेक कंपनीज आई, यहाँ पे उन्होंने अपना ऑपरेशन सेटअप किया, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और इसके बनस्बत जो इंडिया था वो हमसे आगे निकल गया। लेकिन चले, ये एक मौका अच्छा है कि अगर हम समझते हैं कि हम यहाँ पर अपने ब्लॉकचेन को हम फ़रोग दे सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को फ़रोग दे सकते हैं, तो ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे एक तो आपकी आईटी इंडस्ट्री, आपकी टेक इंडस्ट्री और आपके नौजवान तबके को भी फ़ायदा हासिल होगा। और इसमें वो आम सार्फिन जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी करते हैं, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि वो फिर बगैर किसी डर और खौफ के वो यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मईशत को जो फ़ायदा मिलेगा, एक तो उससे टैक्स इंडस्ट्री, हमारी जो टैक्स वाली इंडस्ट्री होगी जिससे एक टैक्स हमें मिलेगा, और दूसरा ये कि जो बिटकॉइन माइनिंग जब यहाँ पे शुरू की जाएगी तो पाकिस्तान के अपने पास भी जो बिटकॉइन के रिजर्व है उनमें भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस इक़दाम को बहुत अच्छा इक़दाम समझता हूँ और मैं आने वाले वक्तों में बहुत हारून साहब ये समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि हम कोई भी काम उस वक्त क्यों शुरू करते हैं जब दुनिया में वो बैन होना शुरू हो जाता है, दुनिया में इस वक्त दुनिया में कम होना शुरू हो जाता है या उसके ऊपर पाबंदी लगना शुरू हो जाती है। मुनीर न्याज़ी ने कहा था ना, हमेशा देर कर देता हूँ, मैं हो जाती है कभी। लेकिन चलें देखते हैं कि अब ये गवर्नमेंट इसको लेके कैसे चलती है। क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई, स्टेटमेंट भी आ गई, लोग भी बड़े एम्बिशियस, और खासतौर पर जो क्रिप्टो कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इट्स अ बिजनेस ऑफ रिस्क। आई मीन इसके अंदर कभी भी इंटरनेट आपको इधर उधर चला जाए तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन एम्बिशियस लोग कहते हैं कि नहीं, इसने अभी बहुत ऊपर जाना है। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, देखते हैं कितना ऊपर जाता है या फिर स्टेबल। आप रखें अभी, मैं अपने पास रखे, मैंने कहते हैं कि इतनी बैकबोन होनी चाहिए, आपको होल्ड करना, मैंने होल्ड किया। मैं लेट्स एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे माउंटेनर से कराते हैं जिन्हें आप हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सर्व किया है पाकिस्तान को। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वर्ता हैरत में मुब्तला करते हैं। उन्होंने दुनिया की 8000 मीटर बुलंद तमाम चोटियाँ बगैर ऑक्सीजन के, आई रिपीट, तमाम चोटियाँ बगैर ऑक्सीजन के उन्होंने सर्च की हैं। नाम उनका सरबाज खान है, बल्कि कहना चाहिए नन अदर देन सरबाज खान है। तो हमने कहा भाई, पाकिस्तान के लिए अगर कोई इतना बड़ा काम करे, कैसे हो सकता है कि हमारे शो में ना आए, हमें ये एजाज़ हासिल ना हो कि हम उससे बात न करें। सरबाज हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है। वो दुनिया में जहां पर भी होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको पकड़ लेते हैं, और हमने उनको पकड़ लिया, उनसे बात करने का हमारा ड्रोन पहुंच गया है। सरबाज को वेलकम करेंगे अपने शो में। सरबाज, थैंक मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा महसूस हो रहा है? कंचनजंगा सर किया है आपने रिसेंट, कैसा महसूस हो रहा है उसके बाद आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ख्वाब था। और कंचनजंगा को क्लाइम करने के बाद, जो कि मेरा बगैर ऑक्सीजन, बगैर मसनवी ऑक्सीजन का आखिरी पीक। सरबाज जी, वैसे तो मौसम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आई बिलीव आपकी फिटनेस के बाद इसके लिए। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए कंचनजंगा की चढ़ाई के दौरान? अगर देखा जाए तो मौसम की तब्दीली का था, क्योंकि बार बार मौसम का चेंज हो जाना, वेदर फोरकास्ट का सही प्रेडिक्ट न होना, यह हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि जब हम पहले गए तो हमें जो विंड स्पीड था वो हमें वेदर फोरकास्ट के जरिए पता चला था कि 10 से 15 है, लेकिन जब हम ऊपर गए तो वो ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। ये बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, मौसम का अचानक चेंज हो जाना और विंड का बढ़ जाना। ये बड़ा चैलेंज होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से क्लाइमेटाइज हो चुके, रहते ही क्लाइमेटाइज होंगे सरबाज, है ना? अच्छा सरबाज, इससे पहले भी आपसे ये बहुत मरतबा सवाल हुआ होगा, लेकिन इस मरतबा जब आप पहुंचे, आपने इस चोटी को सर किया, पहला ख्याल क्या है आपके जहन में? पहला ख्याल अगर देखा जाए तो उसके पीछे मेरा बहुत सालों का, लाइक 8 से 9 साल का वो जो सफर था, जो मैंने नंगा पर्वत को पहली दफा बगैर ऑक्सीजन क्लाइम करके मैंने एक मिशन समिट 14 विदाउट ऑक्सीजन का जो मैंने अनाउंस किया था,
वो सारा सफ़र मुझे एक के बाद एक मुझे याद आता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप पे पहुंचने के बाद मैंने सजदा की, शुक्र अदा की कि मेरा इस 8 साल की जर्नी में मुझे कोई ऐसा मेरे साथ ऐसा वाक़या, बड़ा वाक़या पेश नहीं आया जो कि अक्सर 8000 पीक्स पे क्लाइंबर्स के साथ वैसे तो सरवाज भी आप इतनी बुलंदी पे थे तो मुझे ये लगा कि शायद कहेंगे कि इतनी ऊंचाई से मैंने सोचा कि राफेल गिरता हुआ कैसा लगता होगा। ये भी तो हो सकता है आजकल के दौर में। खैर 8000 से बुलंद आपने सभी चोटियां तकरीबन सर कर ली और बगैर ऑक्सीजन के बहुत बड़ा कारनामा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से सबसे टफेस्ट ट्रैक कौन सा था, सबसे मुश्किल समिट कौन सा था आपके ख्याल में सरवाज? अल्हम्दुलिल्लाह हर पीक पे मैंने बहुत अच्छे अंदाज में बगैर ऑक्सीजन के साथ क्लाइंब, ये ऊपर वाले का एक मेरे ऊपर एक करम भी है। और इनमें हर पीक का एक अलग डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल और एक वो है, लेकिन ज्यादातर मुझे अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत ये 3 पीक्स ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, क्योंकि मुझे इन पीक्स को दोबारा रिपीट भी करना पड़ा, अन्नपूर्णा, कंचनजुंगा और एवरेस्ट को। तो इन्होंने मुझे टफ टाइम दिया। अब चोटी के बारे में तो आपने बता दिया सरबाज, लेकिन जब आप किसी भी चोटी को सर करने के लिए जा रहे होते हैं, आपने तो ऑलमोस्ट तमाम चोटियों को ही कर लिया, 8000 मीटर से बुलंद जितनी भी हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, या फिर टेक्निकल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा ताल्लुक हुंजा से है और हुंजा में हम अक्सर हम हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन हाँ जब भी हमें विदाउट ऑक्सीजन करना हो कोई भी पीक, तो उससे 1 महीना पहले हमें अपना जिस्मानी ज़हनी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए हमें ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है। लाइक रनिंग करना, अपने फेफड़ों को जो आपका सांस लेने का जो वो है तरीक़ाकार है, ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया था। पहले अन्नपूर्णा कर ली, फिर मैं पाकिस्तान आया कुछ दिन के लिए PSL के उस प्रोग्राम के लिए, फिर दोबारा मैं कंचनजुंगा आया और दोनों पीक्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े महारत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तो आखिरी तक। ग्रेट। तो कोई ऐसा लम्हा भी आया जब लगा कि अब शायद मजीद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, और फिर खुद को संभाला कैसे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट? ये भी अगर बता दें आप। नहीं बिल्कुल लाइक मनसलू पे 2 साल पहले हम क्लाइंब के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे हादसा हुआ, और उसके बाद शीशा पामा पे मेरा लास्ट पीक था, वहाँ पे हादसा हुआ 7500 मीटर पे। तो हमने क्विट कर ली, क्योंकि यही इसलिए कहते हैं कि एक क्लाइंबर को फिजिकल से ज्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ पे उस एलिवेशन पे उस हाइट पे आपको डिसीजन लेने का टाइमली डिसीजन लेना ताकत होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी मैंने अपना जो ज़हनी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ से मैंने क्विक कर ली। अगर मैं क्विक नहीं करता तो आगे जाके कुछ भी हो सकता था। हम चैलेंजेस की बात करें, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के लिए आप प्रिपेयर्ड भी रहते होंगे, आपने फेस भी किए होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर जाना, मतलब ये वो चैलेंज है जो आपने खुद अपने सर लिया कि मैं बगैर ऑक्सीजन के भी इन चोटियों को सर करूंगा। कितना खतरनाक हो सकता है ये? बगैर ऑक्सीजन का करने का सबसे ज्यादा खतरा यही होता है कि आपको हेप और हाइपोथर्मिया और हेज, जो कि आपका मेंटली जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, और आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ। तो ये तो बड़ी खतरात होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट का बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उस हाइट पे आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका सेल्स डेथ हो जाते हैं, और आपका ब्रेन का जो सिस्टम है वो दरहम बरहम हो जाता है। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है बगैर ऑक्सीजन के साथ। और जब आप मसनवी ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ये सारा सिस्टम तो सरबाज सारे चैलेंज जो एक ह्यूमन बॉडी को हो सकते हैं वो तो ऊपर मिल जाते हैं आपको। मौसम हो, ग्लेशियर की सख्ती हो, जारी बात है, जैसे कि आपने कहा ऑक्सीजन की कमी हो, तो इसके निपटने के लिए फिर क्या कोई सर्टन ट्रेनिंग है, कोई स्टेप है, कोई SOPs हैं? कैसे निपटा जाता है इनसे? फिर हमें देखना पड़ता है कि आपने और हम पहले प्लान करते हैं कि सबसे सेफ रास्ता कौन सा है, और हमें किस तरह का रस्सी इस्तेमाल करनी है। सही। और ये चीजें हम देख के ही करते हैं, लेकिन आपको पता है कुदरत का जब करना होता है या आफात से हम फिर इंसान इतना उनके पास वो नहीं होता कि सोर्स नहीं होता है कि आप 100% आपका जो वेदर फोरकास्ट है वो सही निकले।
इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादातर अभी जो 4-5 साल से जो मौसमी तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज के जो असर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या होगा मौसम के हवाले से, कब ज्यादा हवा चलेगी, कब बर्फ पड़ेगी और कब वो लॉन्च आएगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा सरबाज, माउंटेनियरिंग का जो शोबा है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में आप क्या, आपकी तजावीज़ क्या होंगी? मुझे लगता है यू आर द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। कौन कौन सी रिकमेंडेशन देंगे आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, या पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है कोपेमाई के इस शोबे में? तजावीज़ तो बहुत कुछ है, लेकिन बस हमें सबसे पहले अपने इन चीज़ों को देखना होगा कि हमें कोई ऐसा इदारा कायम करना होगा जहाँ से हमारे लड़के, हमारे जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है जो खास गिलगित बल्चिस्तान में इस शूबे में ज़्यादा मुंसलिक है 80-90%, तो उनके लिए हमें कोई एक ऐसा इदारा कायम करना होगा जहाँ से वो सर्टिफाइड मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जो IFMGA है, इंटरनेशनल माउंटेन सर्टिफाइड माउंटेन गाइड्स है, उनके साथ मिल के हम अपने बंदों को ट्रेन करना होगा। अदरवाइज आप अगर 4-5 साल पीछे का एनालिसिस करेंगे तो हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे अपने ही दोस्त एक के बाद एक ट्रेनिंग न होने की वजह से वो हादसे के शिकार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम कोई ऐसा इदारा कायम करें जहाँ से हम अपने लड़कों को सर्टिफाइड बनाएं और उनको नेपाल के शेरपुं के बराबर कम से कम हम इनको लेके आए, जिससे हमारा एडवेंचर टूरिज्म, खासकर क्लाइंबिंग का शोबा बड़ा मजबूत होगा और लोग ट्रस्ट करेंगे पाकिस्तानी क्लाइंबर्स के ऊपर और वो अल्लाह करे। बहुत बहुत अच्छी तजावीज़ है आपकी। अच्छा, इन द एंड सरबाज, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या इरादे हैं आपके? बस मैं यही, मेरे जो 14 पीक्स है इनको यूटिलाइज करते हुए मैं एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड करूं ताकि हम आने वाले वक्त में अपने जो ये कमी है जो हमारे IFMGA गाइड्स या ट्रेनिंग्स और इस तरह की चीजें, इसको मैं अपना कम्युनिटी को मजबूत करूं, अपने क्लाइंबिंग कम्युनिटी को, ताकि वो आगे जाके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपना महारत दिखाएं और काम करें, उनको रोजगार मिले। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि सिर्फ जून जुलाई का ही मौसम हमारे पास है, जबकि नेपाल में 9 महीने यहाँ के लोग काम करते हैं। अच्छा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो 6000 और 7000 मीटर के पीक से उनके ऊपर भी हम लोगों को दावत दे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए और क्लाइंबिंग करें और हमारे वहाँ पे रोजगार के मौके। सरबाज, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आपने सबसे ऊंची चोटियां ही खत्म कर दी हैं, पीछे मिशन ही कोई नहीं बचा। लेकिन आपके इरादे बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी जानिब आई वुड अप्रिशिएट अगर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, आपका फोकस है आई नो, लेकिन उस पर ज़्यादा काम करें ताकि तवज्जो दिलाई जा सके। पाकिस्तान इसका बहुत हद तक शिकार है। सो दिस वाज सरबाज खान द चैंपियन, बगैर ऑक्सीजन के 8000 सर करने वाले, और अब दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं माउंटेनियरिंग खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर इसके फ़रोग के लिए। सो दिस इज़ वेरी, हम ये कह सकते हैं कि सरबाज जो है अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कम्युनिटी बनाएंगे और लोगों को सर्व करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।